बहुत साल पहले की बात है। रायगढ़ नाम के एक गांव में चमेली नाम की एक औरत अनाथ आश्रम चलाया करती थी। वो अपने यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखती थी। उन्हीं लड़कियों में 5 बहनें भी थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए तब से ही वो 5 बहनें उसी अनाथ आश्रम में रहती थीं। अनाथ आश्रम की मालकिन चमेली उन सभी लोगों से आश्रम में सारे काम करवाती थी और साथ ही साथ उन्हें बाहर ले जाकर उनसे मजदूरी भी करवाती थी। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी वो उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो चमेली उन्हें बहुत मारती थी। फिर ऐसे ही एक दिन चमेली उन 5 बहनों को कंगना नाम की एक औरत के खेत में ले जाती है। सुनो, तुम 5 को इसके खेत में काम करना है। अच्छी तरह से काम करना, वरना तुम सब जानती हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं एक एक की खाल खींच लूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुमने हमसे बहुत गुलामी करवा ली, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हमें जाने दो, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही चमेली प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या कहा तूने? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे मार खाए ज्यादा दिन हो गए हैं। रुक तू जरा, वापस चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर चमेली के डर से सभी बहनें खेतों में काम करने लगती हैं। उन दिनों चिलचिलाती गर्मी का मौसम चल रहा था। तपती धूप में काम करने की वजह से 5 बहनों को बहुत प्यास लगती है। मालकिन, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। यहाँ कंगना आराम से पेड़ के नीचे ठंडा शरबत पीते हुए मुस्कुराने लगती है। मैंने तुम सबके बदले चमेली को ढेर सारे पैसे दिए हैं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा। चलो अब चुपचाप काम करो। ये सुनकर बेचारी 5 बहनें बहुत उदास हो जाती हैं और फिर से खेत में काम करना शुरू कर देती हैं। वो काफी देर तक काम करती रहती हैं और आखिरकार शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और उन्हें छुट्टी मिलती है। उसके बाद वो 5 बहनें वापस से अनाथ आश्रम चली जाती हैं। लेकिन अनाथ आश्रम में चमेली हमेशा की तरह उन्हें नामात्र खाना ही देती है। ये देख 5 बहनें रोने लगती हैं। अगले दिन चमेली फिर से 5 बहनों को खेत में काम करवाने के लिए ले जाती है। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। मैं और काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा सर चकरा रहा है। फिर तेज गर्मी की वजह से एक एक कर सभी लड़कियां बेहोश होने लगती हैं। ये देख कंगना को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकने लगती है। उसके बाद वो डंडे से 5 बहनों को मार मार कर उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी खेत से गुजर रहा एक सांप ये सब कुछ देख लेता है। कंगना की बेरहमी देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप आकर कंगना के पैर में काट लेता है। अरे मुझे सांप ने काट लिया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। सांप के जहर के कारण थोड़ी ही देर में वो औरत तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो सांप उन सभी बहनों को बारी बारी से काटने लगता है और उन्हें होश में ला देता है। फिर वो 5 बहनें उठकर खड़ी हो जाती हैं। सुनो लड़कियों, तुम पर अत्याचार करने वाली औरत को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर वो 5 बहनें हैरान हो जाती हैं। शायद तुम सब यही सोच रही हो ना कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ।
दरअसल मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत पाप किए थे, जिस वजह से मैं एक सांप के रूप में बदल गया हूँ। इसलिए अच्छे काम करके अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम पांचों की मदद करना चाहता हूँ। फिर वो सांप जाने लगता है और पांचों बहनें उस सांप के पीछे पीछे चलने लगती हैं। फिर सांप उन पांचों बहनों को पास के जंगल में ले आता है। वहाँ नदी के किनारे ढेर सारे सोने के गमले में चमकदार फूल लगे हुए थे। चलो अब तुम पांचों ये फूल तोड़कर खा लो, ये जादुई फूल हैं। सांप के कहने पर पांचों बहनें सर हिलाती हैं और जादुई फूल तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं। और अगले ही पल उन सभी के शरीर पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सूट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये सूट कितने प्यारे हैं और ये हम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी वो सांप उनसे कहता है, आज से तुम सब जब भी चाहोगी ये जादुई सूट तुम्हारे ऊपर बर्फ की या पानी की बारिश कर देंगे और साथ ही इनकी शक्ति से तुम सब हवा में उड़ भी सकती हो। अब तुम पांचों इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। ये सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें हवा में उड़ने लगती हैं और उड़ते हुए गांव से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद पांचों बहनें एक बाजार के पास पहुंच जाती हैं। तभी उनमें से एक बहन कहती है, हम लोगों के सामने बर्फ की बारिश करते हुए अपनी उड़ने वाली कला से तरह तरह के करतब दिखाएंगे। इससे खुश होकर लोग हमें पैसे देंगे, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज से हम यही करेंगे। उसके बाद दो बहनें अपनी जादुई सूट से हवा में उड़ते हुए बारिश करवाती हैं और दूसरी तीन बहनें वहाँ पर अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाने लगती हैं। तपती धूप में बर्फ की बारिश के नीचे खड़े होकर कलाबाजियाँ देखते हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। उसके बाद वो लोग उन पांचों बहनों को ढेर सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे मिलने से पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर अपनी अपनी मनपसंद का खाना खरीदकर खाने लगती हैं। उस दिन के बाद से पांचों बहनें इसी तरह लोगों को कलाबाजियाँ दिखाकर पैसे कमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर एक दिन चमेली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। मुझसे बचकर तुम सब यहाँ मजे से रह रही हो, मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक बड़े से डंडे से उन पांचों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार पांचों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और तभी दो बहन चमेली का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती हैं। तूने अब तक हम पर बहुत अत्याचार किए हैं लालची औरत, लेकिन अब नहीं, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दोनों बहनें चमेली को हवा में उड़ाते हुए दूर लेकर जाती हैं और एक खाई के पास ले जाकर उसे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही चमेली अपना दम तोड़ देती है। इस तरह उसे उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कई सालों पहले की बात है, जब एक सुंदर सा परिदेश हुआ करता था। उस परिदेश में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। वहीं एक छोटे से घर में मोहिनी और सुहानी नाम की दो परी बहनें रहती थीं। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी, लेकिन उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों परी बहनें पृथ्वी लोक के मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं।
शॉपिंग करने के बाद दोनों जैसे ही मॉल से बाहर निकल रही थीं, कि तभी उन्हें वहाँ 5 गरीब लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वो सभी लड़कियाँ लोगों से भीख मांग रही थीं, लेकिन मॉल के सामने खड़ा चौकीदार उन सभी लड़कियों को थप्पड़ मार रहा था। तभी अचानक सुहानी देखती है कि एक लड़की के सर पर चोट लग गई है और उसमें से बहुत खून बह रहा है। ये देखकर सुहानी परी से रहा नहीं जाता और वो चौकीदार को डांटने लगती है। अरे निर्दयी इंसान, तुम पागल हो क्या? इन मासूम बच्चियों को मारते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओ मैम साहब, ये सब मैं मेरी मालकिन के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सभी लड़कियाँ रोजाना यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ भीख मांगकर मॉल में आने वाले सभी कस्टमर को परेशान करती हैं, इसीलिए भगा रहा हूँ। कि तभी वहाँ मॉल की मालकिन भी आ जाती है और चौकीदार की बातों से सहमति जताने लगती है। अरे परी जी, इन भिखारियों पर इतना तरस मत खाइए। ये बहुत ही चालाक लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये लोग तो गंदी नाली के कीड़े हैं। अरे रहने दे सुहानी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ इन्हें। फिर चौकीदार और मालकिन के जाने के बाद वो परियां उन 5 लड़कियों के पास जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम 5 यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? परी जी, हम बहुत भूखे हैं। हमने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कोई हमें खाना ही नहीं देता। हम लोगों से कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता। ये सुनकर दोनों परी बहनों को उन पर बहुत तरस आता है। बेटा परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो हम तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं। उसके बाद दोनों बहनी उन बच्चों को पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाने लगती हैं और वो बहुत ही मजे से खाना खाती हैं। फिर खाना खाने के बाद वो परियां उन लड़कियों से पूछती हैं, आखिर तुम सब इस तरह यहाँ भीख क्यों मांग रही थी? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम लोगों का कोई घर नहीं है क्या? कहाँ रहती हो तुम लोग? हम 5 बहनी है परी जी, और हम सब अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ दिनों पहले तक हम एक अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन हमें वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब हम सड़क पर फुटपाथ पर ही सोते हैं। हमारा कोई भी नहीं है। हाँ परी जी, पेट भरने के लिए हमें लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। हमारे माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, लेकिन क्या करे परी जी, हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। माता पिता के ना रहने से कितनी तकलीफ होती है हमें पता है, क्योंकि हमारे भी माता पिता नहीं हैं। बहन, हमें इन बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये बेचारियाँ कहाँ पर रहेंगी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन सभी बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम कर सकें। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तू तो जानती है कि हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो अगर हमने आज इनकी मदद की तो हमें आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इन बच्चियों की भलाई करने में अगर हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं तो हो जाएं, लेकिन मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। इन्हें तो कई दिन खाना भी नहीं मिलता। हमें अगर आज खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहती है बहन, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों बहनी अपने जादू से उन सभी बच्चियों को लेकर एक नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों नदी के किनारे की मिट्टी खोदने लगती हैं और उस मिट्टी से वो दोनों 5 फ्रॉक तैयार कर लेती हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी जादुई छड़ी को उन 5 फ्रॉक के ऊपर रख देती हैं और बोलती हैं,
चलो बहन, अब हम दोनों को मंत्र पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो दोनों बहनें जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोनों बहनों की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी बाहर निकलकर पांचों जादुई फ्रॉक के चारों तरफ फैल जाती है और अगले ही पल वो पांचों फ्रॉक सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्रॉक में बदल जाते हैं। हमने जादुई 5 फ्रॉक तैयार कर लिए हैं प्यारी बच्चियों। अब ये पांचों जादुई फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करेंगे। आज से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर मोहिनी परी जादुई लाल फ्रॉक से कहती है, सुनो जादुई लाल फ्रॉक, अब इन पांचों बहनों के रहने का इंतजाम करो। मोहिनी परी की इतना कहते ही जादुई लाल फ्रॉक के अंदर से घर बनाने का ढेर सारा सामान बाहर निकलने लगता है। उसके बाद सुहानी परी जादुई हरे फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई हरे फ्रॉक, घर बनाने का सारा सामान आ गया है। अब तुम घर बनाने के लिए मजदूरों को प्रकट करो। उसके बाद जादुई हरे फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे मजदूर बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो सारे मजदूर वहाँ जल्दी जल्दी घर बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बस कुछ ही देर में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देख वो सभी पांचों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। इतना सुंदर घर देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो दोनों परी बहनें उन पांचों बहनों से कहती हैं, देखो बेटा, ये बैगनी फ्रॉक तुम सभी को रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पका कर देगा। चलो, हमने तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कर दिया। अब तो तुम सब खुश हो ना? और हाँ, ये बाकी के दोनों पीले और नीले फ्रॉक तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत करेंगे। हाँ परी जी, आपने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। सच में आप दोनों बहुत अच्छी हो। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अब हमारे परी लोग जाने का वक्त हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, नहीं तो परी लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस तरह उन 5 अनाथ बहनों का भला करके दोनों परी बहनें अपने घर वापस लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों बहनें बिना किसी तकलीफ के उस घर में आराम से रहने लगती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पास के जंगल में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल नदी में पानी पीने के लिए आती है कि तभी चुड़ैल की नजर उस घर में रह रही पांचों बहनों पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी लड़कियाँ हैं। आज तो मेरी दावत होने वाली है। उसके बाद चुड़ैल उन पांचों बहनों को मारने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो पांचों बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। अरे अचानक यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ गई? ये तो बहुत खतरनाक है। अब हमें कौन बचाएगा? लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। ये चुड़ैल तो अब हमें मार कर खा जाएगी। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी जादुई 5 फ्रॉक हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ समझ पाती, उन पांचों फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं और चुड़ैल के सर पर चोट लग जाती है। अरे मर गई रे! अरे मेरा सर फूट गया! अरे कोई बचाओ मुझे! छोड़ो मुझे! चुड़ैल को घायल देखकर पांचों बहनें उस चुड़ैल को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती हैं। उसके बाद चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से
चुड़ैल दोबारा नदी के किनारे जाने की हिम्मत भी नहीं करती और यहाँ पांचों बहनें उस बड़े से घर में जादुई 5 फ्रॉक के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। शीलापुर गांव में अनुष्का अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ? मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती हैं। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती हैं। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नजर में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें अनुष्का पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई।
मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गयी और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ?
कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं। जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश की गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।